ठीक है, क्या लिखा? इट सेट्स अप ए alternate pathway from reactant to product with lower activation energy. With lower activation energy. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ROR पे? टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो ROR बढ़ेगा. ठीक है, लिखे जनरली जो होता है, ये जनरली हम कह रहे हैं, जो ROR है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जनरली ROR इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो ROR होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है. ROR becomes 2 टाइम्स. ठीक है, लिख लो ये भी. ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर ROR increases 2 टाइम्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ROR का, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नेक्स्ट लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. उस पर कैसे डिपेंड करेगी ROR? जनरल केस में हम क्या देखते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. ऐसा हम जनरल केस में कहते हैं. लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओ तो भी रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता. कई बार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज हो जाता है. इसका मतलब ROR बहुत तरीके से वेरी करती है. इसको समझने के लिए फिर हम RLE लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसमें लिख लो एक दो चीजें. जनरली ROR increases on increase the concentration of reactant. Generally ROR increases on increase the concentration of reactant. अब concentration और dilution में भी एक रिलेशन होता है. कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? क्या रिलेशन है दोनों में? बताइए. कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी. तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई थी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था. अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा. तो ये भी लिख लेंगे. अगर कॉन्सेंट्रेशन को मान लो आपने डबल कर दिया तो ROR क्या हो जाएगा? ROR क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स हो जाएगा. अगर आपने डाइल्यूशन को डबल कर दिया तो ROR क्या हो जाएगा? हाफ. ROR हाफ हो जाएगा. ये सारी चीजें जब हम वो करेंगे ना, ऑर्डर निकालेंगे, सारे क्वेश्चन इसी पर आएंगे. नेक्स्ट एक और चीज लिखो, यहाँ पे एक और लाइन लिखो. अच्छा, हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात करी. अगर रिएक्टेंट की आप कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो तो, लेकिन अगर गैसियस रिएक्टेंट है तब आप क्या कंसीडर करते हो? उसका प्रेशर. तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ROR पे? क्या होगा? ज्यादा गलती तो बता दोगी. मैं तो तुम में से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हूँ. बताओ. क्या होगा प्रेशर का? प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. P इज इक्वल टू CRT. ये हमने निकाला था ना, ये हमने कल भी बात करी थी शायद. तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रेशर, मतलब जो इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का है वही प्रेशर का आएगा. तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो ROR भी इंक्रीज होगा. अब कुछ लाइनें ना स्टार लगा के लिखना. ये तो हमने जनरल बात करी कि ठीक है ROR कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है बहुत सारे केसेस में. लेकिन अब हम कुछ ऐसे केस पढ़ेंगे जिनमें ऐसा नहीं होता. स्टार लगा के लिखो. ROR में ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, ROR में ऑल्सो इंक्रीज ऑन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
reactant. ROR may also increase. ROR इंक्रीज होता है तब भी जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहां पे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, ROR अनअफेक्टेड रहेगा. तो नेक्स्ट लिखें ROR may remains unaffected. ROR may remains unaffected. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. अभी मैंने बताया भी था ROR कई बार प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, रिएक्टेंट पे नहीं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे मैटर कर रही होती है. देखो ROR में ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. ROR में ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. ये सारी जो लाइनें मैं आपको लिखवा रही हूँ, कई बार आपसे पूछता है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. अब कहीं पे वहां पे लिख देगा कि ROR डिक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे, आप कहोगे ये तो गलत है. ये भी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, करेक्ट है. एक और लिखें यहाँ पे, ROR में डिपेंड ऑन, ROR में डिपेंड ऑन वन और ऑल और नन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. आपने कोई रिएक्शन ली, उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, जरूरी नहीं कि वो सबकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे. एक की पे भी कर सकता है, दो की पे भी कर सकता है, सबकी पे भी कर सकता है, और हो सकता है किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ना करे. तो ROR में डिपेंड ऑन वन और ऑल और नन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये हमने ROR की बात की. अब इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन. हेडिंग लगाओ, रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसको हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं, स्लैश करके भी लिख लेना, रेट इक्वेशन. कहीं पर रेट इक्वेशन पूछ रहा है, इट मींस वो रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है आपसे, है ना. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हमें पता चलता है कि ROR रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, सब पे कर रहा है या किसी पे नहीं कर रहा. ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के पता चलेंगी. वो एक्सप्रेशन जिसमें हम उन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रखेंगे जो ROR को अफेक्ट करेंगी. ठीक है, तो लिखें एक्सप्लेन द डिपेंडेंस. इट इज एक्सप्लेन the dependence of ROR on concentration of species in reaction. तो रेट लॉ किसे कहते हैं? रेट लॉ की डेफिनेशन लिखो. the representation of ROR, the representation of ROR in the terms of concentration of the reactant, in the terms of concentration of the reactant is known as, concentration of the reactant is known as rate law. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है. ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, अभी हम इस टर्म की भी बात करेंगे, ये क्या होता है. कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर होती है, इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे रेट कांस्टेंट. के है, के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट.
इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, और भी नाम लिख लो इसको, विस्कोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। अगर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल रहा है वहां पे, तो आपको रेट लॉ नहीं पूछ रहा है, वो के की वैल्यू पूछ रहा है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और तीसरा मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी कांस्टेंट, के। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये लिखिए, पहले रेट कांस्टेंट हेडिंग लगा दो। अगर इस एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 हो, तो आर क्या होगा, के इक्वल होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 हो तो आर किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो लिखें इसमें के इज डिफाइंड एज rate of reaction, is defined as rate of reaction when concentration of each and every species involved in rate of reaction is unity। अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं, आप तब भी लिख सकते हो, बस आपको ये याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 हो तो आर के बराबर है। आपने यही कहा जो आपका रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज यूनिटी। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट निकालनी है के की यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ के। कैसे निकालेंगे यूनिट ऑफ के, बता सकते हो के की यूनिट इस एक्सप्रेशन से देख के। कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, 1 मिनट। मैंने यहां लिखा एफ इज इक्वल टू एम ए, ये तो पढ़ा है ना बचपन में, है ना। और मैंने इसमें से आपसे ए की यूनिट पूछी, तो कैसे निकालते हो, एफ अपॉन एम करते हो, एफ की यूनिट लिखते हो, एम की यूनिट लिखते हो, ए की यूनिट आ जाती है, डेराइव कर लेते हो। तो भाई ऐसे ही करना है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बराबर ही है। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, नहीं आर अगर के है नहीं, सिर्फ इसमें से बताना है। ठीक है, वो तो हमने के की डेफिनेशन निकाली थी, वो यहां से बताइए। के की यूनिट निकालनी है तो के इज इक्वल टू आर की यूनिट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, बोलो ठीक है। आर की यूनिट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, आर की यूनिट क्या होती है, कल बात की थी क्या, हाँ, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड इनवर्स होती है ना, ऐसे लिख देती हूं मैं यहां पे। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, इसको भी अभी यहीं लिखते हूं। ठीक है, इसकी पावर ऑर्डर, ये बात ठीक है। अब आगे कैसे निकालेंगे, फर्दर क्या करेंगे, अभी मैं हटा रही हूं ऑर्डर को, मैं यहाँ पे एन एक्स वाई जेड आप जो भी मानना चाहते हो वो मान लो, मैंने यहाँ पे एन मान लिया। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऑर्डर की तो कोई यहाँ पर यूनिट है नहीं, और अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, तो एन लिख दिया मैंने अब। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऊपर है मोल लीटर इनवर्स, नीचे मोल लीटर इनवर्स की पावर एन, तो इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर एन है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एन लिख दो इसको, सेकंड लगाऊंगी अभी, 1 माइनस एन लिख दो उसको,
क्या ये यूनिट आ जाएगी? ठीक है, ये नोट कर लेंगे। समझ आ गया ना 1 माइनस एन कैसे हुआ? नोट करो बेटा। अब कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, के की वैल्यू दे रखी होती है और आपसे ऑर्डर पूछता है, तो आप के की यूनिट को देख के ऑर्डर बता सकते हो और ऑर्डर को देखकर के की यूनिट बता सकते हो, है ना? तो अब एक टेबल बना लो छोटी सी। हमारे पास अगर ऑर्डर हो, हमें ऑर्डर पता हो, तो हम यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं। मान लो ऑर्डर की वैल्यू 0 है, ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है तो इसमें 1 माइनस 0 हो जाएगा। भाई फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, इसको आपको याद रखना है हमेशा। फिर जो भी ऑर्डर आए यहाँ पे एन की वैल्यू रखते जाओ। तो अब ये 0 हो गया, तो अब क्या आएगा आंसर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही आएगा। ठीक है, अब अगर ऑर्डर 1 है तो क्या होगी यूनिट? सेकेंड इनवर्स। अच्छा, इसको सेकेंड इनवर्स ना करके ना इसको मैं टाइम इनवर्स कर देती हूँ, क्योंकि मिनट में भी कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब अगर 2 है तो, हाँ जी आप भी बता दो, 2 होगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स लीटर और ये टाइम इनवर्स। क्यों हुआ ये मोल इनवर्स क्यों हुआ? अभी तक तो सब जगह मोल आ रहा था। हाँ जी, क्यों हुआ ये? अगर आप 1 मिनट के लिए भी ध्यान हटाते हो ना बोर्ड पे से, तो आप 4 कदम पीछे चले जाते हो, क्योंकि वो चीज आपकी स्किप हो जाती है, आपको समझ नहीं आती। अब मैं बच्चों की तरह एक एक चीज यहाँ लिखूं और आपसे बुलवा बुलवा के देखूं, जिससे कि आप 1-1 मिनट भी इधर उधर ध्यान ना जाए, तभी याद होंगी चीजें। अरे कितनी देर की क्लास होती है? 40 मिनट की भी क्लास नहीं होती, इतनी देर तो कंसंट्रेट कर सकते हो क्लास में। बताओ कैसे आया? इतना क्या सोच रहे हो? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एन की वैल्यू 2 रखोगे, 1 माइनस 2 हो गया -1। जब ये -1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये था तो आपने नहीं बताया, यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो थी ही नहीं। अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ना बताने के 0 है और बताने के कि आपने अटेम्प्ट किया, ये अच्छी बात है, राइट? हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। चलिए एक और लिखो, -12 है अगर, और जल्दी से इसका आंसर निकालो। -12 एन की जगह फटाफट रखो, क्या आएगी यूनिट? हाँ हाँ, मोल पर लीटर, ऐसे बोल दो, मोल पर लीटर की पावर 3/2, यही आ रही है टाइम इनवर्स। तो अगर यहाँ पे आपको 3/2 दे दे तो भी निकाल लोगे, +1/2 दे दे तब भी निकाल लोगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है बेटा, इस पे स्टार लगा लो बड़ा बड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी भी ऑर्डर निकालना, यूनिट निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि अभी ऑर्डर ऑर्डर इतनी बार पढ़ लिया हमने, लेकिन हमें ये पता नहीं कि आया कहां से। देखो, कभी भी किसी रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते उसका। कोई रिएक्शन हमें दी है, 2A + 3B गिव्स C, तो जब बच्चे इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम कैसे लिख देते हैं? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है किसमें? रेट लो एक्सप्रेशन में। जनरल, जिनमें प्रोडक्ट आएगा उसकी वो एक्सेप्शन है, उनकी बात हम अलग से करेंगे। तो जनरल क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर मान लो डिपेंड कर रहा है, अभी जब तक कुछ नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये 2 यहाँ लगाया, ये 3 यहाँ लगाया, ये हो गया हमारा रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, अपनी मर्जी से स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यहां पर नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि कभी भी जो पावर होती है, पावर इज ऑर्डर, जो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर लगा रहे हो दैट इज ऑर्डर। वो आप अपनी मर्जी से या रिएक्शन को देखकर नहीं निकाल सकते, वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। आपको कुछ कुछ वहां पे एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, उस इंफॉर्मेशन से आप ऑर्डर निकालोगे, देन फिर आप यहाँ पर पावर लगाओगे, तब आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। अगर आपको नहीं दी है कोई भी इंफॉर्मेशन तो x लगाओ, यहाँ y लगाओ, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। हमें नहीं पता x की वैल्यू, हमें नहीं पता y की वैल्यू, ठीक है। आपको क्या लिखना होगा एग्जाम में? नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि हम देखकर आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर हमें आगे भी हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स है, तब की बात हम तब करेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं लिखना है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, वहीं से ही आएगा। तो पहले एग्जाम्पल करके ये रिएक्शन लिखो, और इस रिएक्शन का ये हमने RLE लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। अब इसका ऑर्डर में पूछूं तो क्या है? ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? x प्लस वाई, जो भी पावर होंगी उन सबको ऐड कर दो, दैट इज ऑर्डर ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। अगर पर्टिकुलर स्पीसीज का आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, अगर कह रहा है ए का ऑर्डर बताओ, तो ए का ऑर्डर x है, बी का ऑर्डर y है, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? x प्लस वाई है। तो हर एक स्पीसीज जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आएगी उसकी जो पावर है वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का ऑर्डर है, और उनका सबका जो सम है वो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर में आप पहले डेफिनेशन लिखो, सम ऑफ पावर of all concentration terms, sum of power of all concentration terms appearing in the rate law expression, is known as order of the reaction. ठीक है। अब ये ऑर्डर 0 भी हो सकता है, कहीं पे आ रहा है कि ऑर्डर हमेशा इंटीजर होता है 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो लिखेंगे इट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, so it should be either given in problem, so it should be either given in the problem, या तो प्रॉब्लम में गिवन होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा, और शुड बी कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम बाय गिवन इंफॉर्मेशन। should be calculated in the problem by given information. जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 2। क्या कहा है? जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a क्या है? 2 है, एंड विद रिस्पेक्ट टू b इज -1। तो आपको सबसे पहले बताना है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। दूसरा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हमें इस प्रॉब्लम में ऑर्डर दिया हुआ है।
अगर ऑर्डर दिया है तभी RLE लिख सकते हो, अगर ऑर्डर नहीं दिया तो नहीं लिख सकते। पहले ऑर्डर निकालोगे फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, बताओ, आप बताओ। R इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं बेटा, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इट मींस कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया, 1। तो ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखा नहीं बेटे, ओवरऑल ऑर्डर जो रिएक्शन निकालनी होती है उसमें हम सम करते हैं, सारी का हमने सम कर दिया तो 2 + -1, ठीक है। लिख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका थर्ड पार्ट लिखो, अभी यहां तक कर लो पहले, क्वेश्चन है बेटा ये। थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करके दिखाना है, इट्स नॉट जेई। कैसे करेंगे, पहले आपके पास ये है एक्सप्रेशन, अब आपके पास एक्सप्रेशन है, अब इसे यूज करना है आपको। इसको आपने लिखा, मैं इसको R1 मान लू पहले, कि पहले ये था। अब क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना। तो इसको 2A लिख देंगे। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये डबल हो गया तो ये 2A हो गया। अब R1/R2 कर लो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर लो, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू 1/4। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4R1। 4 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों को डिवाइड करके कॉपी में B1 B से B काटना है, A से A काटना है, सब करना है अपनी कॉपी में, शॉर्टकट नहीं करना मेरी तरह। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया। वहीं पे काट दी, इतना आलस। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसी का पार्ट लिख रहे हैं अभी। अगले पार्ट में हमें कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, फिर से पूछ रहा है इफेक्ट ऑन रेट, इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस टू 1/3। अब की बार रेट क्या होगा जब इसने बी की कॉन्सेंट्रेशन को 1/3 रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस करके 1/3 कर दिया, रिड्यूस टू 1/3। फिर से दो इक्वेशन बनाओ। पहली इक्वेशन तो ये है ही आपकी, जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। दूसरी इक्वेशन बनाओ,
हाँ, R1 और R2 में क्या रिलेशन आएगा? इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? वैल्यू किस किस चीज की पुट कर दी जो इतना टाइम लग रहा है? R2 इज इक्वल टू 3R1 आएगा। नहीं, एक बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि गलती क्या की होगी, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ अभी तक। हाँ, क्या है आपका? जब आपने यहाँ पे R2 लिया था, ये जो B था इसको आपने B/3 लिखा था, इसकी पावर -1 की थी। अब ये जो ये 1/3 की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर -1, और ये वो हो गया ना, सॉरी ये 3 ऊपर आ गया और ये B की पावर -1। ठीक है, 1/3 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? वो 3 हो जाएगा। जो गलती जिसने की है कॉपी में वो ठीक कर लेना। अब ये इससे ये चला जाएगा, इससे नहीं, सॉरी, वो जो इक्वेशन आपने लिखी हुई थी इससे ये चला जाएगा और ए से ये चला जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? R2 इज 3 टाइम्स। एक और करो, अगला पार्ट क्या कह रहा है इसका? What will be the effect of rate? What will be the effect of rate if volume of concentration is double? If volume of concentration, नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, जिसमें रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, 1/2 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या किया, वॉल्यूम को आपने क्या किया? डबल किया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? हाफ। कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R/R, राइट? तो 1/2 यहां पे आंसर आ गया। ओके, इसी में ही नेक्स्ट पार्ट क्या है? कौन सा पार्ट हो गया ये अब तक? सिक्स्थ में हमें के की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -3। अब रिएक्शन आगे चल रही है, इसमें आपको के की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -3 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कैसे करेंगे ऋषभ इसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? हाँ तो करो। थर्ड होगा, कैसे आया? कैसे आया? वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपका क्या था? मोल पर लीटर की पावर n-1, सॉरी 1 - n था तो 1 - 3 कर दिया। ऑर्डर निकालना था, मैंने 3 क्यों कर दिया है? और n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू निकालनी है। अब आपने क्या किया, ये वाली चीज को अगर मैं रखूं यहाँ पे तो ये क्या है? मोल है, लीटर है, मोल के ऊपर -2 है, लीटर के ऊपर स्क्वायर है और सेकंड के ऊपर -1 है। लीटर के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, तो अगर 1 में से 3 गया, क्यों -2 होगा? मोल की -2 है ना, लेकिन लीटर की तो नहीं है।
ओके, कहने का मतलब है कि ये लीटर अपॉन मोल की पावर 2 है, यही तो है ये। क्यों नहीं है? यही तो हुआ, देखो लीटर की पावर 2, मोल के ऊपर मोल की पावर -2, यही तो हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको मोल पर लीटर लिखूंगी तो 1 - n इज इक्वल टू -2 हो गया। अब हुआ, क्योंकि मुझे समझाना भी तो पड़ेगा ना उस बंदे को जिसको मैं पेपर में कर रही हूँ। दैट्स वाई इट इज 1 - n इज इक्वल टू -2, नाउ n इज इक्वल टू 3। ऐसे करना है, कंपेयर करके करके आना है वहां पे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो। A + B गिव्स प्रोडक्ट, ये अगला क्वेश्चन है। A + B गिव्स प्रोडक्ट, A को डबल किया है तो रेट 4 टाइम हो गया है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। इफ A इज डबल, रेट बिकम्स 4 टाइम। इफ B इज ट्रिपल, एंड लिखना, इफ नहीं एंड, ये एक ही साथ किए दोनों चीजें हमने, AB और BB। B इज ट्रिपल, रेट बिकम्स 1/3। ओके, अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड पार्ट लिखो रेट लॉ एक्सप्रेशन। हाँ, स्टार्ट करो करना। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये दोनों साथ में होने, ए और बी के जो दे रखा है इंफॉर्मेशन, दोनों को साथ में यूज करनी है। पहले सिंगल सिंगल स्पीसीज की इंफॉर्मेशन को निकाल के सिंगल सिंगल का ऑर्डर निकाल लो। पहले ए को कंपेयर करो आर से। भाई आर क्या है? आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स, है ना। अब ए को आपने क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया, तो 4 की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू क्या आ गई? 2 टाइम्स ही की है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2 आ जाएगी। तो आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालो, मतलब अब रेट को बी से कंपेयर करो। रेट को आपने ए से कंपेयर किया, क्या आई आपकी एक्स की वैल्यू? भाई पहले आपने कहा आर इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, फिर आपने कहा आर को अगर मैंने 2a कर दिया तो रेट बिकम 4, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही प्रॉपर लिखना है, जिससे कि पता चले कि आपने x को इससे कंपेयर किया है। अब b का निकालेंगे ऐसे ही। पहले r इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर y, फिर अब r कितना हो गया? r/3 हो गया। कब हुआ 1/3? जब b को आपने क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया। अब यहाँ पर कैसे कंपेयर कर रहे हैं? 1/3 लिखा तुमने यहाँ पे, और इसको क्या लिखा? 3b की पावर y, है ना। इसको 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 3b की पावर y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब रेट लो, क्या क्या पूछा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था ना, तो सबसे पहले तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो और फिर रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। उल्टा दे दिया शायद, रेट लो एक्सप्रेशन पहले आना चाहिए फिर ऑर्डर। ऑर्डर निकालो और फिर रेट लो एक्सप्रेशन लिखो।
कितना आया? रेट लॉ एक्सप्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1। ओवरऑल ऑर्डर आ गया 1। ठीक है, अगला लिखो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट। ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट। और इसमें इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन लिखो, फर्स्ट क्या दिया। इफ वॉल्यूम बिकम डबल, rate decreases by 8 times. If volume become double, rate decreases by 8 times. ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है हमें सेकेंड। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल and reducing the concentration of B to half, and reducing, क्या लिखा, concentration of A is double and इसी में साथ में ही है, and reducing the concentration of B to half, rate becomes 4 times. Rate becomes 4 times. क्या बेटा? Reducing the concentration of B to half, rate becomes 4 times. थर्ड लिखो, concentration of C increases by 4 times. थर्ड लिखो, concentration of C increases by 4 times. Rate increases by 64 times. अगर आपने C की concentration को 4 टाइम्स किया है तो रेट 64 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, रेट इंक्रीजेस बाय 64 टाइम्स। ठीक है, फिर कह रहा है डिटरमाइन ऑर्डर with respect to A, B and C. Determine order with respect to A, B and C and write rate law expression. And write rate law expression. ट्राई करोगे पहले खुद से? करो। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो टोटल रिएक्शन का, टोटल रिएक्शन का। इक्वेशन बनेगी इसमें, ठीक है, 3 इक्वेशन बनेगी, 3 कंडीशन आपको दे रखी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो भाई पहले। R इज इक्वल टू के, A की पावर x, B की पावर y, C की पावर z। अब फर्स्ट पार्ट करना शुरू करो, क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन यूज करो।
क्या दिया है फर्स्ट पार्ट में? निकल गया फर्स्ट पार्ट से, इक्वेशन आ गई। अगर नहीं आई तो मैं पूछ रही हूँ क्या दिया है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या दिया है? हाँ, जब वॉल्यूम डबल किया है तो किसका वॉल्यूम डबल किया है? कंटेनर का किया है ना। तो कंटेनर में तो सब का ही आएगा, पूरे रेट लॉ एक्सप्रेशन का आएगा ना, कोई ए बी सी का थोड़ा ही आएगा, राइट? तो पूरी इक्वेशन यहां पर यूज होगी। समझ आई मैंने क्या कहा? पहली रिएक्शन, पहली एक्सप्रेशन सबने लिख लिया, ये सबने लिख लिया ना, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। अगर मैं यहां से ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा? ठीक है। अब आपने क्या कहा कि वॉल्यूम को क्या कर दिया है? वॉल्यूम को आपने डबल किया है और रेट डिक्रीजेस। वॉल्यूम को डबल करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी है? वॉल्यूम अगर आप डबल कर रहे हो, हाँ जी ऋषभ इधर देखो बोर्ड पे, वॉल्यूम को अगर आप डबल कर रहे हो, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हाफ। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ सबकी होगी, सबकी होगी। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? R इज इक्वल टू 1/2, सबकी कॉन्सेंट्रेशन एक साथ, और उसकी पावर x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई? कॉन्सेंट्रेशन ये इन सबको मैंने, इनकी सबकी क्या होगी? हाफ होगी, और इसकी पावर ये होगी। अब R क्या हो गया? R क्या हो गया? 1/8 लिख दो यहाँ पे। मतलब आपने तो अपनी पूरी लाइन लिखनी है, मैं हटा सकती हूँ सिर्फ 1/8। अब क्या करोगे? अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सिर तो हिला दिया। हाँ ठीक बोल रहा है वो। इसको मैं 1/2 की पावर 3 कर दूं, है ना? यही कहना चाह रहे थे ना। और ये 1/2 की पावर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहली इक्वेशन आ गई यहाँ से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आपको आया समझ में? हाँ जी ऋषभ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहां तक समझ में आया? सेकेंड इन्फॉर्मेशन यूज करो अब एक एक की यूज करनी है। क्या किया इसने? अच्छा, ए भी डबल किया है और बी को भी हाफ किया है। तो ए और बी को लिखना, सी को मत लिखना। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे ए और बी को लिखना, सी को मत यूज करना। लिखो R इज इक्वल टू ए की पावर x, बी की पावर y। ये लिख लिया। अब ये देखो क्या हुआ है R का। R कितना हो गया है? 4 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ। नीचे लिखो 4R की जगह। R इज इक्वल टू के, ए की पावर x, बी की पावर y। इसने कहा है कि R हो गया है 4 टाइम्स, और कब हुआ है 4 टाइम्स? जब इसको 2a कर दिया और b को क्या किया है? 1/3, नहीं 1/2, b की पावर 1/2। अब क्या करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हाँ करेक्ट है, ठीक है। ये क्या आ गया? इसको जब आपने सॉल्व किया, 2 की पावर x आ गया, और ये 1/2 की पावर क्या आ गया? y आ गया, है ना? 4 इज इक्वल टू, k से तो k कट गया, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x और 1/2 की पावर y। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, 4 को 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 होता है ना। अब इसको कंपेयर करो, अब क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना? क्योंकि ये क्या है? ये x है और ये माइनस वाई है, 1/2 है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये सारी इक्वेशन यूज करनी है बाद में। थर्ड करो,
थर्ड पार्ट करो, क्या दे रखा है? थर्ड में सिर्फ सी लेना, ए और बी को नहीं लेना। आर इज प्रोपोर्शनल टू सी की पावर जेड, जेड लिया था ना, और फिर वैल्यू रखो क्या हुआ आर का। सबका आ गया, जेड की वैल्यू 3 आ गई। आयुष आई, निकालो, बाकी आगे करो अब। एक्स वाई जेड तीनों निकल गए। रेट लो, एक्सप्रेशन लिख लो। सेकेंड पार्ट यही होगा ना, फर्स्ट पार्ट ये था, डिटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी एंड राइट रेट लो एक्सप्रेशन। आया आपका? जेड की वैल्यू क्या आई बेटा? 2 का आ रही है आपकी। क्या दे रखा है? सी को जब आपने 4 टाइम्स करा है तो आर 64 हो गया, 3 होएगा ना इसकी पावर, ठीक है। तो जेड की पावर आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 3, एक्स माइनस वाई आ गया 2, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड था 0। कितना था? 3 था। तो वहां पे जेड की वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। जेड की वैल्यू 3 आई है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन। फिर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, इस वाली को और इस वाली को ऐड कर देंगे, वाई से वाई कट जाएगा, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई, और वाई की वैल्यू कितनी आई है? -1, है ना। रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। कहां से आई है वाई की वैल्यू? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1 थी, तो यहां से वाई की वैल्यू निकाल ली आपने। ये आया आपका? तो वाई की वैल्यू निकालो इससे फिर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1। आ गई तीनों। रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया? 3 आया। एक बार एनसीईआरटी दिखाओ।